हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे और अपने अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे और वेकेशन के भी मजे ले रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मनी के चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट 2 में आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आज के इस पार्ट 2 में यानी कि मनी जो चैप्टर है, ठीक है, उसका जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, इससे पहले हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, यानी कि जब मनी शुरू में आई थी तो क्या उसके काम थे। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इसके सेकेंडरी फंक्शन यानी कि उसके बाद क्या क्या द्वितीय कार्य इसके बने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, पहला है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि हिंदी में देखते हैं एक बार, मुद्रा का हस्तांतरण। मुद्रा का हस्तांतरण यानी कि होता है जैसे कि हम मुद्रा को आसानी से तरीके से ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इजी वे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज के जमाने में ऑनलाइन डिजिटल जमाना है। आपके फोन में पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो आप घर बैठे भी किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और उनसे भी पेमेंट आप ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है ना, अपने घर पे ही रह के आप ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के आने से एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो जीवन है, लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी हो गई है सरवाइव करना। ठीक है, सेकेंड इसका जो फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मुद्रा का संचय। इसका मतलब क्या होता है मुद्रा का संचय? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि संचय का मतलब क्या होता है। तो संचय का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी कि एकत्रित करना। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो वैसी मेरी ऐसी खराब सी है, लेकिन समझ में आना चाहिए कंटेंट क्या है। ठीक है, संचय का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कि आप मुद्रा यानी मनी को एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हो ताकि वो आपके इन फ्यूचर काम आएगी। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता था, जिस कारण एक समय पर या लंबे समय तक हम किसी वस्तु को एक तरीके से स्टोर करके रखेंगे तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, किसी फायदे की नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा मनी में नहीं है। जब मनी आया तो हम मनी को एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और इन फ्यूचर वो हमारे बहुत हेल्प भी आता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं हम। इस लास्ट फंक्शन है इसका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है एक बार हिंदी में देख लेते हैं। स्थगित भुगतानों का मान, यानी कि इसमें ये होता है जैसे कि आप स्थगित भुगतान वो होते हैं जिसका भुगतान हम वर्तमान में ना करके भविष्य में टाल देते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको भविष्य में दे दूंगा। इसका मनी का ये फायदा है। ठीक है, लेकिन आपका जो मान लीजिए जो बार्टर सिस्टम था, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप उसको टाल नहीं सकते थे। मान लीजिए आपने गेहूं लिए तो आपने कहा मैं आपको मतलब बाद में दे दूंगा, लेकिन आप उसी क्वालिटी के गेहूं आप उसको दोबारा नहीं दे सकते थे। तो आई होप आपको ये जो मनी के सेकेंडरी फंक्शन से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत देश है वहाँ पे मनी की सप्लाई कैसे होती है। अच्छा, कभी कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब हमारे भारत देश में पैसा छपता ही है तो अनलिमिटेड पैसा छपना चाहिए ना, ऐसा क्यों लिमिटेड पैसा छापते हैं? तो आज आपके उस क्वेश्चन का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति, यानी कि जो भारत में मुद्रा की जो पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? तो जो सप्लाई ऑफ मनी है भारत में 3 मुख्य तत्व के द्वारा की जाती है। कौन कौन मुख्य तत्व है? पहला है हमारा भारत सरकार यानी कि इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तीसरा हमारा है व्यापारिक बैंक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल बैंक। अब आप सोचोगे कि 3 हमारे अलग अलग तत्व हैं
भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, इनके द्वारा मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे कर जाती है। ठीक है, तो पहला है हमारा है भारत सरकार, जो हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं। अब आप बताइएगा कमेंट में कि हमारे जो भारत सरकार के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपके कमेंट को अप्रिशिएट करूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का नोट जो होता है ना वो जारी किया जाता है। सभी प्रकार के सारे ऑल ऑफ कॉइन्स जितने भी आपने, चाहे वो 1 रुपए का कॉइन हो, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, व्हाटएवर। ठीक है, और 1 रुपए का जो नोट आता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपका 2 रुपए से लेकर, आपने 2 रुपए का भी नोट देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो आप गूगल पे देख लेना, ऑनलाइन आ जाता है इसकी फोटो इमेज निकाल के। तो 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के जितने मतलब नोट हैं, चाहे वो 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 200 का हो, व्हाटएवर जितने भी नोट्स हैं, सबसे बड़ा आपको पता ही है अभी हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 500 का। पहले हमारा 2000 का नोट था लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा नोट हमारा जो है 500 का है। तो यानी कि जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपए से 500 रुपए तक के नोट जारी किए जाते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये ऐसे ही पैसे जारी नहीं करता, कुछ इसके लिए शर्तें हैं। क्या शर्तें? पैसा छापने या जारी करने के लिए कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ का सोना, ठीक है, कितने करोड़ का, 200 करोड़ का सोना, या कम से कम 115 करोड़ का सोना होना ही चाहिए, तभी आप करेंसी को छाप सकते हो। सो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि इंडिया में अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं छपती। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सोना भी होना जरूरी है, यानी गोल्ड। आपके पास 200 करोड़ का सोना होना चाहिए या कम से कम 115 करोड़ का सोना। और एक और चीज है, आपके पास विदेशी करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा आरबीआई है वो पैसे को कैसे जारी करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे करता है? तो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वित्तीय संस्थान है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था में पब्लिक को उधार देकर मुद्रा की पूर्ति करता है, यानी कि मनी की सप्लाई करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये जो सप्लाई है मनी की इकोनॉमी में कैसे की जाती है और किन किन के द्वारा की जाती है। अब आते हैं हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पेपर में क्या पूछ सकता है बेटा, ये 4 नंबर में आ सकता है कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो आप इसको एक बढ़िया सा आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो और आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सो ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। है सावधि जमा और मांग जमा क्या होती है। ठीक है, सो हम समझते हैं इसके अंतर को। ये हमारा 2 नंबर में आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, अब समझते हैं सावधि जमा होती क्या है और मांग जमाएं क्या होती है। इसके 3 डिफरेंसेस है इसके बीच में। ओके, पहला है सावधि जमा सदैव एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। सावधि जमा यानी कि इसे हम बोलते हैं एक तरीके से टर्म डिपॉजिट इंग्लिश में। ठीक है, और एक तरीके से इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं एफडी। इसे बोलते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल मैं आपके घर से ही एग्जांपल लिख लेती हूँ। इसको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल आपके सामने बताती हूँ कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे कि आपके घर में पापा मम्मी आपके हैं, ठीक है, तो आप
आपके फ्यूचर के लिए मतलब आपकी पढ़ाई हो गई आगे, या फिर आपके कुछ भी काम आते हैं पैसे तो बहुत काम आते हैं, हर जगह पैसे काम आते हैं। तो आपके इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो आपकी पढ़ाई के लिए, तो आपके जो माता पिता हैं, आप जब छोटे होते हो तो आपके नाम से एफडी करवा देते हैं किसी भी बैंक में। ठीक, एफडी मतलब एक तरीके से उसको स्थायी जमा करना, हम उसको निकाल नहीं सकते, यानी वो एक तरीके से लंबे समय के लिए जमा किया जाता है कि इतने समय बाद हमें इंटरेस्ट के साथ वो मिलता है और अच्छा इंटरेस्ट मिलता है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक, अब हम समझते हैं इसके माध्यम से क्या होता है। सावधि जमा सदैव एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, जैसे 1 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, यानी कि इसमें ये एक स्थायी समय के लिए जमा की जाती है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 1 साल हो गया, और इसमें आपको ब्याज भी मिलता है, यानी पैसा अगर आपका ज़्यादा जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका इसमें ब्याज मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, तो डिमांड डिपॉजिट होती है मांग जमाएं किसी विशेष समय अवधि के लिए जमा नहीं की जाती। ये किसी विशेष समय के लिए नहीं की जाती जमा। जैसे अभी आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आपने कोई एक तरीके से स्पेसिफिक टाइम के लिए जमा नहीं कर रखा। आपका जब मन करता है, आपको जरूरत होती है तो आप जाते हैं बैंक, स्लिप भरते हैं, या फिर कैसे भी आप साइबर से पैसे निकलवा सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक फिक्स टाइम में आपको होता है कि इस फिक्स टाइम के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, जमाकर्ता अपनी मुद्रा को आवश्यकता पड़ने पे नहीं निकाल सकता। यानी कि इसका गोल्डन पॉइंट यही है, आप इसको नीड पड़ने पे नहीं निकाल सकते। भाई क्यों? क्योंकि आपको एक समय के बाद इसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलने वाला है और एक तरीके से आपके लिए फायदेमंद है देखा जाए तो। लेकिन हाँ, आपको बहुत ही इतना बहुत ज़्यादा जरूरत है, आपको इमरजेंसी है, मुझे चाहिए उसमें से, तो आपको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने आज एफडी करवाई है, ठीक है, और आप कल चले गए, आपको इमरजेंसी लगी, मुझे चाहिए पैसा, बहुत ज़रूरी है, तो आपको पैसा मिल तो जाएगा लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। या आप 10 दिन भी जाते हैं, 1 महीने बाद जाते हैं, 2 महीने बाद जाते हैं निकालने, आपको उस पैसों पे रखे हुए जो आप पैसे डिमांड मतलब उस पर क्या नाम है एफडी में रख कर आए हो फिक्स करवाने के लिए, तो आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप 1 महीने में जाते हो लेने। ठीक है, निकाल सकते हो उसमें, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में निकाल सकते हो, वैसे इसमें मना ही है, नहीं निकाल सकते। ठीक है, वहीं हम डिमांड डिपॉजिट को पढ़ें तो इस खाते से जमाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपनी जमा राशि को निकाल सकता है। ये तो सिंपल है, जो आपके सिंपल बैंक से जो भी आपकी सेविंग अकाउंट होते हैं, जो भी आपने खुलवा रखे हैं, लाइक SBI हो गया, आपका हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप सिंपली जाते हो अपने बैंक अकाउंट में पर्ची भरते हो, स्लिप से निकालते हो पैसे आप, या फिर आप साइबर से निकालते हो, या आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें इसमें, तो जमाकर्ता इन जमाओं के बदले चेक जारी नहीं कर सकता। इसमें हम चेक को जारी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें है मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट में मांग जमाओं से चेक द्वारा लेन देन किया जा सकता है। यानी जिस आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सिंपली जो पैसे पड़े हैं आप उसको चेक के द्वारा भी निकाल सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारा चैप्टर 5 मनी खत्म होता है और आप आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।